Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो हम पढ़ रहे थे वाई डू वी फॉल इल उसे आज ख़त्म करेंगे, है ना। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आज ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म किए नहीं थे। एक्चुअली तुम समझ सकते हो कारण, है ना। तो आज इसे फाइनली हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो बस एक टॉपिक बच गया था, तो इस चैप्टर में मिला जुला के 7 से 8 वीडियोज़ बने हैं हमारे। तो उतने अच्छे से पढ़ लोगे, बाकी ये पूरा चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देख लोगे, ठीक है। वैसे ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसे पढ़ सकते हो अगर पिछला नहीं भी देखे हो तब भी। क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ हम इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ही डिटेल में समझाएंगे। क्लियर है ना, एक एक चीज़ करके थोड़ा सा हम लोग अपने भी सिलेबस का देखेंगे और थोड़ा सा ऊपर भी चलेंगे। क्लियर है ना, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ इसमें समझने होंगे। तो यहाँ पे अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, और आज का जो पहला टॉपिक है वो हेडिंग डालोगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इम्यून सिस्टम। तो देखो, इम्यून सिस्टम भी हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, जैसे और सारे सिस्टम है ना। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारा एक इम्यून सिस्टम भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम तो समझते हो, तुमने सेल पढ़ा है ना। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम यही तो है। इम्यून सिस्टम क्या है? दिस इज एन ऑर्गन सिस्टम जो कि हमारे बॉडी का है, और ये क्या करेगा? तो ये हमें पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करेगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लोगे। द ऑर्गन सिस्टम which develops a strength in our body to fight against microbes, है ना। to fight off pathogens, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। to fight off पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या ये मतलब इम्यून सिस्टम क्या करता है? तो एक स्ट्रेंथ पैदा करता है, एक ताकत पैदा करता है। क्लियर है ना। अब कैसे करता है, उन्हीं सब चीजों को तो हमें आज के क्लास में समझना है, पूरा स्टोरी की तरह समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि इम्यून सिस्टम में बेसिकली होते क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसी में। इट इज मेड अप ऑफ a special cells, tissues और organs, है ना, which protect the body against harmful microorganism। और इसी को तुम पैथोजेंस बोलते हो। क्लियर है ना, इतना चीज तो क्लियर हो चुका होगा अब तक तो, ये क्योंकि ये चैप्टर तो अब लास्ट होने वाला है ना, तो कुछ जनरल टर्म्स तो समझ में आ ही चुके होंगे। क्लियर है ना, तो इतना समझे। इसके बाद लिखोगे WBC, या इसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो, WBC या जिसे हम ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड का बेसिकली एक सेल है। क्लियर है ना। ब्लड तो पढ़े हो ना, टिश्यू में मैंने पढ़ाया, हाँ। क्योंकि टिश्यू में प्लाज्मा और कॉर्पोसल्स में तुम्हें WBC, RBC, प्लेटलेट्स याद आ रहे हैं। तो WBC जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये क्या है? इम्यून सिस्टम का तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्लियर है। अब देखो, ये मेन कंपोनेंट है अगर देखा जाए तो। करता क्या है समझना। ये क्या करता है कि एंटीजेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? एंटीजेन एंटीबॉडी, है ना। फिर एंटीजेन एंटीबॉडी में रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है ना। तो एंटीजेन एंटीबॉडी, बस थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे पहले लिख लोगे कुछ पॉइंट्स और उसके बाद मैं एंटीजन एंटीबॉडी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उसे रहने दो अभी। इसके बाद लिख लेना WBC आर प्रोड्यूस्ड इन thymus bone marrow and spleen। स्प्लीन और थाइमस बेसिकली तुम्हारे लिम्फॉइड ऑर्गन ही में ही आते हैं, और साथ साथ बोन मैरो में तुम्हारे ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो WBC भी तो एक ब्लड सेल ही है, क्लियर है। तो इधर इसका प्रोडक्शन होता है, ओके। अब इसके बाद देखो करता क्या है ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, these WBC defend the body against एंटीजेंस। एंटीजेंस के अगेंस्ट ये क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफेंड करता है। अभी तक मैंने एंटीजन समझाया नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, बस थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना तुम समझ गए कि एंटीजन समझ लो अभी फिलहाल की कुछ है, ठीक है ना। बस अगर सिंपल सा समझना है ना तुम्हें, तो बस इतना सा समझो कि कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो पैथोजन के पास ना एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, वही कहलाया जाता है एंटीजन, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या है, यही एंटीजन बेसिकली हमें हार्म करने वाला है, यानी कि एक तरह से समझ लो आइडेंटिटी कार्ड है उसका, उस पर्टिकुलर पैथोजन का, और हमें क्या करना है ना, उस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, और एंटीजन एंटीबॉडी में रिएक्शन करवाना है, ताकि एंटीजन क्या हो जाए, हार्मलेस हो जाए। आ रहा समझ में, यानी कि वो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए, कुछ इस तरीके का हमें केमिकल रिएक्शन करना है। देखो बायोलॉजी अगर देखो ना बहुत ही माइन्यूटली, तो एक तरह से केमिस्ट्री ही है, क्योंकि तुम अगर अपने बॉडी को ही देख रहे हो, बायोलॉजी मीन्स बॉडी, सिंपल सा समझो लाइफ, और लाइफ का शुरुआत कहाँ से होता है, तुमने सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, तो वहीं से तो कहीं ना कहीं हो रहा है। और सेल के अंदर भी अगर जाके देखो तो मेटाबॉलिज्म तुम्हें आंसर मिलेगा, और मेटाबॉलिज्म क्या है, वो तो केमिस्ट्री है ना, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो यहाँ पे भी हमें समझना होगा कि अगर कोई पैथोजन आ रहा है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करता है वो, और हमारे बॉडी को किसी न किसी तरह से हार्म करता है। लेकिन अगर हम इस केमिकल रिएक्शन पे पकड़ बना लें, और समझ में, अगर हम अपने अकॉर्डिंग ये केमिकल रिएक्शंस करवा लें, तो क्या होगा, वो हमें उतना ज्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, या यूं कहो कि हार्म ही नहीं कर पाएगा, और वही करता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो थोड़ी देर में समझेंगे, इतना पहले समझो इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन आएंगे, और ये सब का मेन फंक्शन क्या होगा कि पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करना है, बीमारियों से हमें बचाना है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैं एंटीजन समझाऊंगा, है ना, मैं भागा नहीं जा रहा हूं। इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी तो पता है सबको, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, क्लियर है ना, या सिंपली डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये देखो ये एबिलिटी आता कहाँ से, इसे इम्यून सिस्टम से तो आता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बस डिफिनेशन डाल दोगे, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट itself from diseases, क्लियर है ना, या इन्फेक्शंस भी लिख सकते हो, और इन्फेक्शंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब देखो इम्यूनिटी जो होता है ना, यानी कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि किसी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो किसी में इम्यून सिस्टम वीक होता है। तुमने एड्स का केस पढ़ा ना, एड्स के केस में क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन जो एड्स से इन्फेक्टेड होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि वो जो HIV वायरस था वो कर क्या रहा था, हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद डायरेक्ट किसको टारगेट कर रहा था, तो WBC को, याद आ रहा है। और WBC को जैसे उसने टारगेट किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, तो हमारे बॉडी में जो फाइट करने वाला जो सेल था वही नहीं रहा, तो अब क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इम्यून रिस्पॉन्स वेरीज
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर है, इतना समझ में आया? इसे नोट कर लो। उसके बाद मैं एंटीजन एंटीबॉडी पे चलता हूँ और फिर टाइप ऑफ इम्यूनिटी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, और फिर उसे और आगे बढ़ाएंगे, फिर वैक्सीनेशन तक ले जाएंगे। आज फाइनली इसे खत्म करना है। ओके, तो इसे इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। इम्यूनिटी समझ गए, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्लियर है ना, हमारे बॉडी की एबिलिटी है जिससे हम की इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज से बेसिकली फाइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, या फिर इन्फेक्शन से भी। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तुम लोगों ने देखा भी होगा कहीं अगर कट छट जाता है ना तो वहां से वाइट वाइट बेसिकली वाटरी सब्सटेंस निकलते हैं, दैट इज बेसिकली डब्ल्यूबीसी। वो डब्ल्यूबीसी निकल रहा है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है फर्दर इन्फेक्शन से, ताकि वहां पे जो कुछ भी पैथोजेन है उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ देखो एक चीज समझो, अगर जैसे हमारा स्किन है तो ये भी इम्यून सिस्टम में ही आएगा। ये दिस इज द फर्स्ट बैरियर ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि इस स्किन की वजह से, स्किन बेसिकली एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे समझो कि इस तरीके से समझो कि पूरे बॉडी स्किन से कवर्ड है, तो पूरा बॉडी तुम्हारा ना डिजीज से एक तरह से तुम्हें बचा रहा है, कहीं से भी पैथोजन एंट्री नहीं मार रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना, आ रहा समझ में? अब इसी तरीके से थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो, अपने बॉडी से स्किन को हटा लो, अब तुम्हारे बॉडी में कहीं से भी कोई भी पैथोजन इंटर कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर है, तो इसे भी पढ़ेंगे, अभी आगे जब बढ़ेंगे ना तो समझाऊंगा मैं इसे, ठीक है। तो स्किन भी इम्यून सिस्टम का ही एक तरह से काम कर रहा है, तो बहुत सारे डिजीज को मतलब होने से पहले ही रोक रहा है, हमें पैथोजन को एंट्री ही नहीं करने दे रहा है। क्लियर है, उसी तरीके से जैसे खाना खा रहे हैं तो स्टमक में HCl है, वो भी एक तरह से इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है। क्लियर है ना, तो वो भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पैथोजन जो हम खा लेते हैं फूड के साथ जाने अनजाने में, ऑब्वियसली चले ही जाते होंगे, उसे वो HCl क्या कर देता है, मार देता है, तो हमें बीमार होने नहीं देता है। क्लियर है ना, तो हमें बहुत सारे बीमारियों से ये बचाता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली मैंने बोला था एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखोगे इधर, तो देखना यहाँ पे पॉइंट लगाना है यहाँ पे एंटीजन लिखोगे इसमें, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन present inside the pathogen। तो ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो किसके पास प्रेजेंट होगा, तो पैथोजन के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एंटीबॉडी जो होगा ना वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होगा जो इस मतलब वाले प्रोटीन के अगेंस्ट बनाया जाएगा, ताकि इसको क्या किया जा सके, हार्मलेस किया जा सके, ठीक है ना। तो दूसरा लिखोगे तुम एंटीबॉडी, तो यहां पे लिख लेना इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रोटीन, लिखो सिंपली, प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाएगा अगेंस्ट द एंटीजन। तो एंटीजन के अगेंस्ट बनाया जाएगा हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा, जैसे WBC। क्लियर है ना, मैंने पीछे भी बताया था WBC हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन के अगेंस्ट वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा और वही उससे फाइट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं जरा सा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे तुम चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो, एंटीबॉडीज are produced by special cells of our body, that is WBC। तो WBC बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में हेल्प करता है। अब जरा हम देखते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन। क्लियर है ना, ये तो पॉइंट लिख लिए। अब यहाँ पे लिखोगे
इस तरीके से लिख लेना, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन में होता क्या है, तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है ना। तो यहां पे लिखोगे आगे, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो ये फॉलोइंग 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ये, जिसमें देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, द WBC recognizes antigen as foreign particle। तो सबसे पहले WBC ने रिकॉग्नाइज किया कि एंटीजन क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब यहाँ समझ लो कि जब उसने अपने वाले बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उससे उसका मैचअप किया, तो उसने पाया कि ये मेरे बॉडी का सेल है ही नहीं, क्योंकि इसके पास जो आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी मेरे बॉडी के किसी भी सेल के पास नहीं है। आ रहा है समझ में? दैट मीन्स ये क्या हो गया, मेरे बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया, क्लियर है। और साथ ही साथ एंटीबॉडी बनाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखे द WBC रिकॉग्नाइजेज एंटीजन एज फॉरेन पार्टिकल एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी अगेंस्ट इट, क्लियर है ना। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट उसने क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया, क्योंकि वो मेरे बॉडी का सेल नहीं है, तो अब उसे मारना है, तो यहाँ पे हथियार तैयार किया जा रहा है, क्लियर है ना, ताकि उसे मारा जा सके। ओके, आगे समझोगे। सेकेंड स्टेप देखो, एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस form immune complexes। Immune complex which clump the pathogens। देखो इसने फिर क्या किया, एंटीबॉडी और एंटीजेन ने रिएक्शन किया और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाया। यहाँ पे सिंपल सा है कि दोनों मिल गया, क्लियर है ना, एक तरीके से दोनों रिएक्शन करके बेसिकली मिल गए। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाया जिसने क्या किया कि पैथोजेन का एक क्लम्प फॉर्म किया। क्लम्प मीन्स एक तरह से क्लस्टर समझ सकते हो, ग्रुप समझ सकते हो, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे बॉडी का सेल जो होगा वो इस पे एक्ट करेगा और फैगोसाइटोसिस करेगा, दैट इज उसको मार देगा, क्लियर है। तो तीसरे स्टेप में समझो क्या होगा, दिस stimulates the process of phagocytosis, क्लियर है ना। as a result the pathogens are destroyed inside the vacuums, क्लियर है। अब देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम याद करो सेल वाला चैप्टर, और सेल वाले चैप्टर में चलो, कहाँ चलो, तो इंडोसाइटोसिस में, इंडोसाइटोसिस चल गए। इंडोसाइटोसिस में मैंने 2 बताया था, फैगोसाइटोसिस बताया था और पाइनोसाइटोसिस बताया था। तो देखो तो यही तो है फैगोसाइटोसिस। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सेल वाले में जाके तुम दोबारा से देख सकते हो, वहां मैंने डिटेल में समझाया था। वैसे देखो फिर से तुम समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है फैगोसाइटोसिस में, जैसे कि इस तरीके से देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ,
क्लियर है ना। मान लो ये एक पैथोजेन है, सॉलिड पार्टिकल, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल, वो पैथोजेन भी हो सकता है। क्लियर है ना। ये क्या हुआ, यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये अंदर ही आ गया, और क्या होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं ना, याद करो। क्योंकि कोई भी देखो, कोई भी मेहमान तुम्हारे घर में आएगा तो उसके लिए गेस्ट रूम है ना, तो सेल के अंदर भी कोई मेहमान आता है ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है कुछ भी, तो उसके लिए गेस्ट रूम वैक्यूल ही है। क्योंकि वैक्यूल जब तुम पढ़े थे सेल में, याद करो, देखो सारे चैप्टर ना रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जब तक तुम खुद याद नहीं करोगे कि सर कहाँ बोल रहे हैं, तो मुझे कौन सा पॉइंट याद करना है अपने दिमाग में, तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ तो याद करवाना पड़ता है। तो समझो, तो वैक्यूल्स जो था, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड वैकस, मीन्स इम्पटी। अब उसमें भर गया है ये पैथोजेन, आ रहा है समझ में। तो अब समझो, तो इसीलिए तो इसको अब बोलते थे फैगोजोम, याद करो, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तुम्हारे जो WBC, खास करके तुम लाइसोसोम याद करो, सिंपल सा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। लाइसोसोम इसके साथ बाइंड करता था ना, और एक कॉम्प्लेक्स बनाता था। क्लियर है। और पहले क्या करता था, पहले दोस्ती किया, फिर उसने दगा दे दिया, उसी को मार दिया। तो ऐसे ही तो चलता है हमारा फैगोसाइटोसिस, याद आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली WBC का काम है ये। क्लियर है ना, क्योंकि उसने एंटीबॉडी बनाया और उसको फिर वहीं पे किल कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझोगे, यहीं पे समझो, ताकि आगे मुझे बताने में आसानी हो। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो इन सभी चीज को छोड़ो, बस सुनोगे कि पहली बार, ध्यान से सुनो, कि जैसे एक बच्चा है, क्लियर है। अब उस बच्चे को आज तक कभी भी कोई बीमारी नहीं हुआ है, मतलब अभी जस्ट पैदा ही हुआ है भाई, ठीक है। अब उसे पहली बार बीमारी हुआ कोई, ठीक है ना, कोई भी पैथोजन आया उसके बॉडी में। अब वो पैथोजन जब उसके बॉडी के जो इम्यून सेल थे, WBC तो प्रेजेंट है ही, बच्चा है तो क्या हुआ, नहीं होगा क्या। तो वहां पे जैसे ही उसके WBC ने उसे पहचाना, तो उसे पता चल गया ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। तो फॉरेन पार्टिकल है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाना होगा। तो पहले उसे समझना होगा ना, सही तरीके से उसे पहचानना होगा ना, तब ना वो बनाएगा। और इट टेक टाइम, और इतने टाइम, मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि इट टेक्स टाइम, ये टाइम ले रहा है इन सारे प्रोसेस को करने में। और इस बीच क्या वो पैथोजन जो है वो चुप रहेगा क्या। पैथोजन हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करता है ना, उसका एक ही मोटिव होता है, वो अपने टारगेट ऑर्गन को, टारगेट टिश्यू को के पास पहुंचता है, और वहां पे जाने के बाद वो सबसे पहले अपना रिप्रोडक्शन शुरू करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है, और वो धीरे धीरे यही अपना पूरा फैमिली बसा लेता है, ठीक है ना। आ रहा समझ में, पूरा एक संसार ही बना लेता है अपने बॉडी में। तो तब तक वो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर रहा है। अब एक सर्टेन अमाउंट में जब मल्टीप्लिकेशन करके उसका नंबर बढ़ जाएगा, तो तब तक वो बच्चा बीमार हो जाएगा, यानी कि उसके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स ने थोड़ा लेट कर दिया ना। समझो मेरी बात को, दिस इज द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ये पहली बार हो रहा है। अभी समझो, आगे का कहानी सुनो, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ कि पहली बार जैसे ही कोई पैथोजन आया बच्चे में या किसी में भी, क्लियर है, हम अपनी एग्जांपल भी ले सकते हैं, तो मेरे बॉडी के सेल ने उसे पहचानने में और उस एंटीबॉडी को बनाने में, इन सारे प्रोसेस को करने में टाइम लगाया। क्लियर है ना। लेकिन जैसे ही ये अब दूसरी बार अगर आएगा, क्लियर है ना, बॉडी में जैसे ही ये दूसरी बार आएगा, तो इस बार पता है टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार सारे प्रोसेस तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं। क्योंकि पहली बार जब इनकाउंटर हुआ था ना बॉडी, तो उसमें ऑलरेडी टाइम लग गया था हमारे मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने में। क्लियर है ना, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने में टाइम लगता है। लेकिन दूसरी बार जब सेम पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, तो उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ है, और उस प्रोसेस को ना हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो याद कर लेते हैं, उसमें जो मेमोरी सेल्स होते हैं उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और अब अगली बार जैसे ही वो पैथोजन आएगा, सेम पैथोजन, तो अगली बार जान पहचान नहीं होगा, सीधा फाइट होगा। क्लियर है ना, सीधा फाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में किसी भी तरह का डिले देखने को नहीं मिलेगा, और अगली बार हम उस पर्टिकुलर डिजीज से होने से पहले ही बच जाएंगे। क्योंकि इस बार समझो, इस बार देखो पूरा कंडीशन उलट गया। पहले कंडीशन में क्या था कि हमारे बॉडी टाइम ले रहा था और पैथोजन अपना मल्टीप्लाई कर रहा था, अपना संसार बसा रहा था, और वो बसा भी चुका था, इसलिए हम डिजीज्ड हो गए थे। क्लियर है ना, हम इन्फेक्टेड हो गए थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसके नंबर बढ़ने से पहले ही हमारे बॉडी के एंटीबॉडी ने उसे ऑलरेडी खत्म कर दिया बाय दिस प्रोसेस। क्लियर है, तो इसलिए अब की बार हम बीमार नहीं हुए। इतना समझ में आया ना आपको, इसे नोट करो, फिर देखते हैं।
तो इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स। क्लियर है ना? इम्यूनिटी थोड़ा सा तो समझे होगे, थोड़ा क्या बहुत समझ गए होगे अब तक तो अब देखेंगे हम इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। क्लियर है ना? इस फ्लो चार्ट को बड़े ही ध्यान से समझोगे। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी को मैंने दो भागों में बांटा, इनेट इम्यूनिटी और दूसरा लिख लेना एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, इनेट, देखो इसका मतलब समझो। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया जो खुद से हो। क्लियर है ना? बाई बर्थ। ओके, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गया? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो हो गया जो हम अपने लाइफ में गेन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से हमने दो में बांटा। तो फर्स्ट इज नेचुरल, सॉरी, एक्टिव एंड पैसिव। यहाँ पे लिखो एक्टिव, सेकेंड वन इज पैसिव। यहाँ पे समझो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जो हम अपने लाइफ में गेन करते हैं। अब इसमें एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? तो एक्टिव वो होता है जिसमें हमारा बॉडी, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और पैसिव वाले में हमारे बॉडी का सेल पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं बताऊंगा। और इस एक्टिव में फिर से दो हो जाते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और यहाँ पैसिव में भी दो हो जाते हैं, यहाँ भी तुम्हें देखने को मिल जाता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इन सभी में क्या क्या अंतर है? तो एक बार बस एक छोटी सी स्टोरी बना के मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। क्लियर है? देखो, इम्यूनिटी तो तुम्हें समझ में आ चुका है क्या होता है। इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी में क्या आएगा? तो इनेट इम्यूनिटी में जैसे देखो हमारे स्किन आ जाएगा, हमारा म्यूकस आ जाएगा, हमारा पीएच आ जाएगा, पीएच ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। आ रहा समझ में? तो ये सब तुम्हारे इनेट इम्यूनिटी में आ गए। तो ओके, आंसर तुम डब्ल्यूबीसी भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? वो भी तुम्हारे इनेट इम्यूनिटी में ही आ रहा है। तो यहाँ पे इतना सा समझे, ये सब क्या है? तुम्हें बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में बचपन से ही प्रेजेंट है, जिस समय तुम पैदा हुए थे। क्लियर है? जिस समय इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ था, और यही सब क्या कर रहा है? तो किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी को बचा रहा है डिजीज से। दीज आर कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होगा ना जो मतलब कि जन्म के बाद हमें मिलेगा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलने का दो तरीका है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला कि हमारे बॉडी के सेल पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है ना? यानी कि क्या लिख सकते हो यहाँ पे? सेल्स ऑफ बॉडी पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। क्लियर है ना? इम्यूनिटी बनाने में हमारे बॉडी का खुद का सेल पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सेल ऑफ बॉडी डू नॉट पार्टिसिपेट। तो हमारे सेल का बॉडी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे। अब एक एक करके समझो। अब देखो, इस एक्टिव में मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल, और फिर मैंने क्या लिखा है? आर्टिफिशियल। यहीं पे समझो, देखो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है ना? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो ध्यान से समझो, क्योंकि तुम्हें ना बेसिकली मुझे वैक्सीनेशन समझाना था। बस वैक्सीनेशन समझाने के लिए मुझे इतना पूरा समझाना पड़ा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझो। लेकिन तो देखो नेचुरल वाले में क्या होगा ना कि नेचुरली खुद से कोई पैथोजन मेरे बॉडी में आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से हेल्दी सही तरीके से बोल रहा हूँ। मान लो हवा, मैं यहाँ पे जो ब्रीथ कर रहा हूँ उस एयर में कोई पैथोजन आ गया, मेरे बॉडी में एंटर कर गया। लो, तो क्या मैंने उसे बुलाया? नहीं ना। मैंने उसे इनवाइट किया था क्या? इनविटेशन भेजा था क्या? नहीं ना। वो नेचुरली आया। समझ रहे हो? नेचुरली आया, वो खुद से आया। किसी ने कुछ वहां पे उसे
उकसाया या कुछ करने नहीं गया उसे कि हाँ भाई जाओ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, नेचुरली वो हमारे बॉडी में चला गया। अब देखो थोड़ी देर के लिए समझना कि ये जो पैथोजन अभी जो मेरे मौत के थ्रू जो इंटर किया है मेरे बॉडी में, वो पैथोजन मेरे बॉडी में पहली बार इंटर कर रहा है, समझ रहे हो, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो मेरे बॉडी का सेल उसको क्या बोलेगा, फॉरेन पार्टिकल। और फॉरेन पार्टिकल के साथ साथ पहली बार जो रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मे भी मैं बीमार हो जाऊं और 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊँ, समझ रहे हो ना। लेकिन इस बीच मेरे बॉडी भी तो बैठे नहीं रहेंगे ना, मेरे बॉडी के जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और फिर उसको मारेगा, क्लियर है ना। तो मैं ठीक भी हो जाऊंगा एक समय, मे भी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, क्लियर है ना, क्योंकि कभी कभी वो ज्यादा हावी हो सकता है, अपना रिप्रोडक्शन जो कर रहा है इतना फास्टली, समझ रहे हो ना पॉइंट। तो यहाँ पे नेचुरल तरीके से मेरे बॉडी में इम्यूनिटी बन गया अब इस डिजीज के लिए, जो डिजीज अभी अभी मुझे हुआ था। जस्ट मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही ये पैथोजन आया था मुझे एक डिजीज हो गया या चलो नहीं हुआ जो कुछ भी है, लेकिन अब की बार अगर ये पार्टिकुलर पैथोजन मेरे बॉडी में इंटर करेगा तो अब मेरे बॉडी में इम्यूनिटी बन चुका है ना, और ये इम्यूनिटी मेरे लाइफ टाइम में बना है, मैंने मुझे बचपन से नहीं था, पैदा होते ही नहीं था, अभी अभी बनाया जा, समझ रहे हो बात को। सो दिस इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि नेचुरल तरीके से कोई पैथोजन आता है हमारे बॉडी में, हम बीमार भी हो जाते हैं लेकिन हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जान पहचान कर लेता है, पहला रिस्पॉन्स में टाइम ले लेता है लेकिन दूसरे रिस्पॉन्स में वो तैयार है इस पर फाइट करने के लिए, है ना। तो इम्यूनिटी बन चुका है, तैयार इम्यूनिटी बन चुका है, तो इसी को क्या बोलोगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझ रहे हो। अब चलो आर्टिफिशियल पे। अब देखो जब नेचुरल वाला होता रहा ना हमारे बॉडी में, तो हमने यहीं से तो सीखा, यहीं से तो सबसे पहला जो है तुम्हारा वैक्सीन बना, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए बना। एक बार क्या हुआ, एक कहानी और सुनो, ठीक है, बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना, बोर होना भी नहीं, क्योंकि ये समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता इम्यूनिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सुनो अच्छे से, और वैसे भी कुछ लिखना नहीं है, बस सुनना है। तो देखो एक कहानी और हुआ क्या कि एक बार एक पेंडेमिक फैला, चिकन पॉक्स, क्लियर है ना, सुने होंगे। तो चिकन पॉक्स फैला, तो जब उसका डाटा कलेक्शन किया गया कि कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को नहीं हुआ है ये चिकन पॉक्स, तो ये पाया गया कि जिन भी लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, क्लियर है ना, समझ रहे हो, जिन लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, चिकन पॉक्स नहीं एक्चुअली शायद स्मॉल पॉक्स था, है ना, तो जिन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें लाइफ में कभी चिकन पॉक्स हो रखा था, क्लियर है। यानी कि उसका बॉडी क्या हो रखा है, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून हो रखा है, आ रहा है समझ में, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या हो रखा है, इम्यून हो रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे है तो नेचुरल तरीका है कि पैथोजन आया होगा कभी, उसे डिजीज हो गया होगा, अब वो बच गया होगा किसी तरीके से, तो उसका बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून हो गया होगा, क्लियर है ना। और इस तरीके से जब अब की बार जब वो पैंडेमिक की तरह फैला तो बाकी सबको तो हो गया क्योंकि वो पहली बार आया था बाकी सबके बॉडी में, लेकिन जिसे पहले से हो रखा था वो चिकन पॉक्स, उनके बॉडी में स्मॉल पॉक्स का सिम्टम्स देखने को नहीं मिला, क्लियर है ना। तो यहाँ तक समझ गए कि जिन्हें पहले से चिकन पॉक्स हो रखा था उन्हें वो स्मॉल पॉक्स का पर्टिकुलर बीमारी नहीं हुई, क्लियर है ना, क्योंकि उसका बॉडी क्या हो रखा था, उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून हो रखा था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सोच रहे होगा सर वो तो चिकन पॉक्स है, वो तो स्मॉल पॉक्स है, तो ऐसे वैसे कैसे मतलब दोनों को मिला रहे हो। तो एक्चुअली कुछ कुछ डिजीज होते हैं ना जो कि मतलब कि सेम टाइप ऑफ पैथोजेंस होते हैं, भले ही दोनों के पैथोजेंस अलग अलग ही हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका कुछ कुछ जो है ना पॉइंट्स, वो मतलब कुछ कुछ चीजें कॉमन है उनमें। तो अगर एक इंसान को चिकन पॉक्स हो रखा है तो वो स्मॉल पॉक्स के लिए ऑलरेडी इम्यून है, ओके। तो यहाँ पे इतना समझ में आया, लेकिन ये तो नेचुरल कहानी था ना। अब यहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया कि अगर कोई डिजीज किसी इंसान को हो जाता है तो हमारा बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाता है, तो आखिर कुछ तो हो रहा होगा ना बॉडी में। तो फिर और भी रिसर्च किया गया, तो फिर ये पता चला कि अगर हम मान लो किसी व्यक्ति को जानबूझ के डिजीज करते हैं, देखो अब आर्टिफिशियल में चल रहा है, अगर किसी इंसान को जानबूझ के हम बीमारी दे दे वो, तो अब भी क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति
उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून हो जाएगा, यानी फ्यूचर में जब वो पैथोजन आएगा ना तो उसे कुछ कर नहीं पाएगा। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैंने मान लो कि किसी एक इंसान को कोई एक डिजीज दे दिया, यानी उसके पैथोजन इंटर करवा दिया उसके बॉडी में, जिंदा पैथोजन इंटर करवा दिया। अब उसके बॉडी में इम्यूनिटी बनना है, क्लियर है। अब इम्यूनिटी तो बन रहा है लेकिन साथ साथ वो पैथोजन भी डिवाइड कर रहा है। अब अगर बाई चांस 100 में 1-2% भी मान के चलो कि वो इंसान इस बार डिजीज से रिकवर नहीं करता है बल्कि मर ही जाता है, तो उसके बॉडी में इम्यूनिटी बना के तुमने कर ही क्या लिया, आ रहा है समझ में। तो इसलिए अब हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, एडवांसमेंट हुआ हमने, और फिर हमने क्या देखा कि अब हम पैथोजन को इनएक्टिव कर देते हैं या उसे किल्ड कर देते हैं, लेकिन हाँ वो पार्टिकुलर जो एंटीजेन होता है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए उसमें, क्लियर है। उसे हम नहीं हटाते, बस उसे इनएक्टिव कर देते हैं और अब उस पैथोजन को डालते हैं बॉडी में। तो अब देखो फायदा हो गया, पैथोजन भी चला गया बॉडी में। देखो आर्टिफिशियल कर रहे हैं अब सब कुछ, यहाँ पे है हम लोग, नेचुरल वाला खत्म, तो यहाँ पे है। तो इस बार क्या हुआ कि पैथोजन को हमने जानबूझ के डाला, लेकिन हाँ पैथोजन जिंदा नहीं डाला इस बार, क्योंकि हमें पता है जिंदा डालेंगे कहीं मर ना जाए इंसान इम्यूनिटी बनाने के चक्कर में, तो इसलिए उसे इनएक्टिव करके, किल्ड करके या उसके एक्टिविटी को सप्रेस करके इस तरीके से हमने उसे डाला बॉडी में, क्लियर है। और अब क्या हुआ, अब फिर से हमारा बॉडी देखो वो भले ही मरा हुआ है, इनएक्टिव है, लेकिन हमारा बॉडी तो उसको अभी भी फॉरेन ही ट्रीट करेगा ना, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा ही बनाएगा, क्लियर है, और उसके मेमोरी को याद कर लेगा। और जब वो रियल वाला पैथोजन मान लो आ गया कभी, क्लियर है ना, तो क्या होगा इस बार वो उसे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, जबकि बल्कि हमारे बॉडी के जो सेल्स जो बने थे बेसिकली, एंटीबॉडी की बात कर रहा हूँ, वो फाइट करेगा और हमें डिजीज से बचा लेगा। तो हो गया ना यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसी में कौन आता है तुम्हारा, तो इसी में आता है तुम्हारा वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में यही करते हैं हम कि पैथोजन को इनएक्टिव करके या फिर उसे सप्रेस करके उसके एक्टिविटी को, या फिर किल्ड करके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, या फिर कुछ कुछ ओरल वैक्सीन भी होते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन ओरली दिया जाता है, क्लियर है ना। और इसीलिए वो क्या करता है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, अब समझते हैं जरा पैसिव। पैसिव में देखो हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो कर कौन रहा है, कहीं और कोई दूसरा, ठीक है। तो नेचुरल वाले केस में देखो, नेचुरल वाले केस में देखो तो मदर और बेबी का केस समझो, क्लियर है ना, मदर टू बेबी, क्लियर है। तो ये तुम्हारा नेचुरल केस है। अब देखो कैसे समझना, मदर का जो कोलेस्ट्रम होता है, कोलेस्ट्रम दैट मीन्स जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर, क्लियर है ना, वहां पे सर्टेन टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, IgA, क्लियर है। अभी मत सुनो, तुम्हें फालतू सा लगेगा, बस सीधा सा समझो कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, क्लियर है ना। और इसीलिए तो बोला जाता है कि पहला मिल्क जो होता है मदर का बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ एंटीबॉडीज हैं। क्योंकि समझो बच्चा अभी नया नया आया है इस दुनिया पे, इस अर्थ पे, बहुत सारे डिजीज से भी फेस करना है उसे, क्लियर है ना। और अभी तो बस वो बच्चा है, उसके बॉडी में इम्यूनिटी भी नहीं है, और अगर कोई भयंकर वाला बीमारी आ गया तो समझ रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हो बच्चे लोग ना शुरू के एज में 4-5 साल तक बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, क्लियर है ना, हर समय फीवर वगैरह आता रहता है। और फीवर कोई बीमारी नहीं है, बताया था ना, सिम्टम है। वो फीवर किसी दूसरे बीमारी की वजह से हुआ होगा, फिर वो जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है उनका, फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगली बार वो फीवर नहीं आता है उसे, मे बी क्योंकि वो उसका बॉडी इम्यून हो गया है। अब अगली बार फिर से अगर फीवर आ रहा है तो कोई दूसरा बीमारी मे भी हुआ रहा होगा, समझ सकते हो ना इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मदर के मिल्क में एक एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी बना के कहाँ, किसके सेल ने बनाया, मदर के सेल में। काम कहाँ कर रहा है, बेबी के सेल में, बेबी के बॉडी में। क्या बेबी यानी होस्ट, होस्ट जो है, क्लियर है ना, सेल्स ऑफ होस्ट लिख लो यहाँ पे, सेल्स ऑफ होस्ट, बॉडी मतलब नहीं भी समझ सकते हो, होस्ट समझो, ज्यादा बेटर से समझोगे।
होस्ट मतलब अब तो है ना कि जो इन्फेक्ट हो रहा है वही होस्ट है, मैं इन्फेक्ट हो रहा हूँ तो मैं होस्ट हूँ, क्लियर है ना। जो पैथोजन आ रहा है वो मेरे लिए गेस्ट है, तो गेस्ट होस्ट तो समझते हो ना। तो यहाँ पे गेस्ट, यहाँ पे बेसिकली मदर के द्वारा बना, और यहाँ पे होस्ट कौन है, बेबी है। तो क्या होस्ट के बॉडी ने पार्टिसिपेट किया, होस्ट के बॉडी के सेल ने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल नहीं सर। तो इसीलिए क्या है, नेचुरल, और हाँ नेचुरल तरीके से हो रहा है, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है कैसे जा रहे हैं हम लोग? उसी तरीके से चलो आर्टिफिशियल को भी यहाँ समझाएंगे। अब देखो आर्टिफिशियल का केस क्या है कि देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे ना हम खुद के बॉडी के मतलब इम्यूनिटी बनाने के लिए वेट हम नहीं कर सकते हैं, वो टाइम ना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या समझना कि सपोज दैट अभी अभी जस्ट मुझे किसी स्नेक ने काटा, स्नेक तो समझते हो ना, सांप ने काटा भाई, हाँ सांप ने, बिच्छू ने, जो भी है काटा, तो यहाँ पे, या फिर कुत्ते ने ही काटा, ठीक है, जो भी तुम्हें समझना है समझो। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझोगे, यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे हम दवाई ववाई कुछ नहीं लेंगे, बोलेंगे मेरा बॉडी जो है ना बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसे तो मार ही देगा। तो समझ रहे हो ना कौन मरने वाला है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस है और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट नहीं बना रहा है इम्यूनिटी, क्लियर है ना। इवन वो दूसरी बार भी काटेगा ना, तो ऐसा मत सोचना कि पहली बार काटा था तो अब बच गया था तो दूसरी बार काट लिया कुछ नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तरह से समझ रहे हो ना, पॉइजन्स वगैरह बॉडी में जा रहा है और उससे तुम्हें बचना है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना होगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें परफॉर्म्ड एंटीबॉडी देना होगा। यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे एक तरह से आता है क्या, मैं लिख देता हूँ, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, जहां पे कि तुम्हें किसी तरह का जान पहचान करने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइट, क्लियर है ना। जैसे कभी कभी एंटीडोट्स भी बोलते हैं इन सब चीजों को, आर्टिफिशियल वाले को, है ना। तुमने देखा होगा ना क्रिस 3 क्रिस 2 क्या था भाई, मुझे नहीं पता, जो एंटीडोट्स बनते हैं ना वो पूरे जो शहर में फैल जाता है, ऐसे बहुत सारे मूवीज वगैरह देखे होंगे एंटीडोट्स वाले, है ना, कि एक पर्टिकुलर डिजीज हो गया तो ये एंटीडोट है, मारो ठीक हो जाओगे। क्योंकि वहां पे क्या है, वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडी है जो कि लैब में बनाया गया है, क्लियर है। तो इसीलिए देखो आर्टिफिशियल है ना, लैब में बनाना, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक और एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ, टेटनस का सुई लेते हो, कभी ना कभी तो जरूर लिए होंगे अपने लाइफ में, है ना, नहीं लिए होंगे तो कभी ना कभी लेना पड़ेगा। क्योंकि टेटनस वगैरह क्या होता है कि कभी भी तुम्हें जैसे बोला जाता ना कि रस्टेड आयरन्स वगैरह से कभी कुछ कट चट जाए तो जाके टेटविक का सुई ले लो, है ना, टेटनस का सुई, टेटविक का सुई जो भी बोलते हो, तो वो है क्या, वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, अरे समझ में, क्लियर है। तो वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडी है जो कि हम लेते हैं ताकि उस पर्टिकुलर डिजीज से हम बच सकें, वो हमें ना हो, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ना ये पूरा समझ गए होगे, एक बार में अगर नहीं समझोगे तो दोबारा देख लेना। ऑनलाइन पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए, है ना, कि सर को बार बार बोलना नहीं चाहिए, है ना, मतलब बोलना नहीं पड़ता है सर को बार बार, है ना, बच्चे खुद ही रिवाइंड कर लेते हैं, सर को जितनी बार मर्जी करे उतनी बार सुनो, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। तो इम्यूनिटी समझ गए, इनेट इम्यूनिटी समझ गया, एक्वायर्ड समझ गया, एक्वायर्ड में एक्टिव समझ गया जिसमें होस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, पैसिव सॉरी होस्ट पार्टिसिपेट करता है, पैसिव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दोनों में नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल खुद से हो जाता है, आर्टिफिशियल हम करते हैं। यहाँ पे तुम्हें वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, यहाँ नेचुरल में तुम्हें मदर टू बेबी मिलेगा और आर्टिफिशियल में परफॉर्म्ड एंटीबॉडी। और यहाँ नेचुरल में क्या है, नेचुरल में सिंपल सा कोई भी डिजीज हो रहा है तुम्हें वो नेचुरल इम्यूनिटी देने वाला है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए, इसे एक बार जल्दी से इस फ्लो चार्ट को नोट कर लो, फिर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बस लिखवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि लगभग चीजें तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। तो अगर कुछ बचा होगा उसे मैं लिखवा दूंगा और ये सारे पॉइंट्स मैं थोड़े थोड़े लिख करके लिखवा दूंगा, ओके, जल्दी से नोट कर लो इसे। तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं और बस डिफिनेशंस लिख लोगे यही सब थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हेडिंग डालो सबसे पहले, इम्यूनिटी तो जान ही चुके हैं, इनेट इम्यूनिटी, क्लियर है ना। लिखोगे इसमें the type of immunity
present by birth is called as innate immunity. ओके, इतना समझ गए? आगे लिखना है इसी में, it is the first and second line of defense. ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि हमारे बचाव का पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो। क्लियर है ना? आगे लिखोगे इसमें, इट इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं तो देखोगे इधर, तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, स्कीम हो गया। क्लियर है ना? कैसे आता है मैंने समझा रखा है। दूसरा लिखो म्यूकोशल मेम्ब्रेन। तीसरा लिखो पीएच ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। ओके, अब यहाँ पे समझो, देखो कैसे कैसे बचाव कर रहा है वो समझो। स्किन तो डायरेक्ट एंट्री को रोक रहा है। म्यूकोशल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है तुम्हारा, कि अगर मान लो स्किन को क्रॉस कर गया तो उसके नीचे म्यूकस भी मिल सकते हैं। क्लियर है ना? सर्टेन बॉडी पार्ट्स में। तो म्यूकस क्या कर रहा है यहाँ पे? म्यूकस क्या करता है कि एक स्टिकी स्लीपरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। म्यूकोशल मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करता है, और म्यूकस क्या करता है? पैथोजन को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। क्लियर है ना? उसमें चिपक जाता है और फिर उसे मार देता है। तो इस तरीके से इसने क्या किया? हमें डिजीज से बचाया ना, पैथोजन से। और ये पीएच तो समझ ही रहे हो, डायरेक्ट मार रहा है। तो यहाँ चाहोगे तो तुम लिख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है। ओके, नहीं चाहो तो मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ तक इतना समझ गए। आगे लिखना है इसी में, दूसरा लिख लो है ना, इनेट खत्म हुआ, एक्वायर्ड लिख लो। तो यहाँ क्या लिख लोगे? द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, type of immunity acquired by an individual in his or her lifetime। यानी अपने जीवन काल में ही उसे क्या करे? एक्वायर्ड करे, यानी उसे मतलब कि उसके जीवन काल में वो बीमारी उसे हो, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड। अब ये समझ गए एक्वायर्ड। इसके बाद समझोगे एक्टिव पैसिव, समझ लो। नहीं, एक्टिव तो लिखना, इट इज ए टाइप ऑफ, कि किसका टाइप है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी in which the body of host itself takes part in production of एंटीबॉडी। तो बॉडी जो होता है ना होस्ट का, वो खुद पार्टिसिपेट करता है इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। एक और बचा है, चलो यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। दूसरा लिख लो पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ऑल्सो type of acquired immunity in which body of host do not participate in production of
एंटीबॉडी। क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, एक चीज समझो, ये एक्टिव हो चाहे पैसिव, क्लियर है, दोनों ही नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों ही तरीके से बन सकते हैं मतलब कि बॉडी में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख लो, एक नोट बना के लिख लो, both active and passive immunity can be acquired by host naturally or artificially। मतलब समझ गया ना कि ये एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों वो बॉडी एक्वायर कर सकता है नेचुरल तरीके से भी, नेचुरल से भी जो खुद से हो जाए, और आर्टिफिशियल तरीके से भी, मतलब हम चाहेंगे तब भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे बस एक लास्ट टॉपिक, दैट इज वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। क्लियर है ना? तो इसे एक बार नोट कर लो। तो इसे इरेज कर दो यहाँ पे अब, और बस लास्ट टॉपिक आज का है ना, काफी पढ़ी है नहीं, चैप्टर भी तुम्हारा देखो खत्म हो गया। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक तुम्हारा कौन सा, वैक्सीनेशन। ठीक है? लिखना इसमें, इट इज अ प्रोसेस of obtaining acquired immunity by administration of some agents that mimics pathogens। ओके, इसी में लिखोगे the agents can be suspension of killed और weakened pathogens। मतलब कि वो जो एजेंट्स जो मिमिक करेंगे, मिमिक मतलब समझ रहे हो, एक तरह से मिमिक्री करना। क्लियर है ना? उसके जैसा बिहेव करना, बॉडी में जाके पैथोजन के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है ना? लेकिन वो एक्चुअल में पैथोजन नहीं होगा। वो क्या होगा? तो वो हो सकता है ए सस्पेंशन ऑफ किल और वीकेंड पैथोजन, यानी कि एक पैथोजन है जिसको कि या तो वीक बना दिया गया है कि हमारे बॉडी को वो डिजीज नहीं कर सकता है, या फिर उसे मार दिया गया है। क्लियर है ना? लेकिन ये हमारे बॉडी में जाके उस पैथोजन की मिमिक्री करेगा, उसके जैसा ही बिहेव करेगा, और हमारा बॉडी उस पर क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। सिंपल है। क्लियर है ना? तो ये वीकेंड पैथोजन हो सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया? या फिर देखो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लोगे और सब्सटेंस which mimics the disease causing pathogen। क्लियर है ना? देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है कुछ सारे बातों में, वो मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे कहानी याद करो, पहले क्या हुआ, हमने लिविंग पैथोजन को डाल दिया, तो हमें पता चला कि नहीं 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 थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, पैथोजन को वीक करके डाला। क्लियर है? यहाँ पे वीक करके, तो ये वीक करके जैसे डाल तो दिया, लेकिन वो क्या पता बॉडी में जाके फिर से एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फिर हमने किल करके डाला। क्लियर है ना? तो बहुत सारे पैथोजन बेसिकली किल तो होते भी नहीं है, बस वीक हो जाते हैं। ये सब पॉइंट समझ सकते हो तुम। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अब ना हमने टॉक्सॉइड निकालना शुरू किया। पता है क्या किया हमने? हमने जैसे कि एंटीजन समझ लिया। अब एंटीजन से हमने क्या समझाना कि मान लो कि इस एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक एंटीजन। एंटीजन एक्चुअल में क्या है? एक प्रोटीन है। एंटीजन एक्चुअल में क्या है? तो एक प्रोटीन है।
तो वो प्रोटीन को हमने लैब में आर्टिफिशियल तरीके से बना लिया, आ रहा समझ में, या फिर उसी पैथोजन से एक्सट्रैक्ट कर लिया उस पर्टिकुलर प्रोटीन को, बस उस पैथोजन को नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, आ रहा समझ में। अब अगर वो डाल देंगे बॉडी में तो यहाँ पे बीमारी का खतरा 0%, आ रहा समझ में, और इम्यूनिटी बनने का चांस 100%, क्योंकि वो एंटीजन जा तो रहा है ना, एंटीजन जाएगा, वो मिमिक्री करेगा उस पैथोजन का, और हमारा बॉडी उसको समझेगा दुश्मन, और दुश्मन से फाइट करने के लिए बनाएगा एंटीबॉडी, और हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना समझ गए। अब देखो ये जो बेसिकली जो एजेंट्स हैं, है ना, जो मिमिक्री कर रहे हैं पैथोजन के, या कुछ सब्सटेंस है जो कि मिमिक्री कर रहे हैं पैथोजन को, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तो वैक्सीन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो यहीं पे लिख लोगे, these agents are known as vaccines। तो अगर कोई पूछे वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन आर दो एजेंट्स दैट मिमिक्स द पैथोजन, या दे कैन बी सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड जर्म्स। क्लियर है ना? और दे कैन बी ए सब्सटेंस दैट मिमिक द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। क्लियर है? तो बस यही तुम्हारा वैक्सीन होता है। तो इस पॉइंट को तुम याद रखोगे कि वैक्सीन क्या होता है, तो कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे पैथोजन की मिमिक्री करता है। ओके, अब यहां पे लिखोगे, इस तरीके से लिखना, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम a number of diseases like, जैसे क्या है, like cholera, like typhoid, like hepatitis, like तुम लिख सकते हो tuberculosis, like chicken pox। तो बहुत सारे बेसिकली डिजीज हैं, एटीसी लगा लो। तो इन सब डिजीज से बचा जा सकता है। ओके, अब ध्यान देंगे कि वैक्सीन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसे भी लिख लो, वैक्सीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, देखो क्या क्या यूज करके बनाया जा सकता है, तो वो लिखोगे इस तरीके से। सबसे पहले तो तुम लिख सकते हो लिविंग जर्म्स, लिविंग जर्म्स का यूज करके बनाया जा सकता है। दूसरा लिख सकते हो तुम वीकेंड जर्म्स, या इसी को इनएटेन्यूएटेड बोलते हैं, तो वीकेंड जर्म्स। द थर्ड वन इज किल्ड जर्म्स, तो किल्ड जर्म्स का भी यूज करके बना सकते हैं। और चौथा जो है वो है तुम्हारा टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स क्या है, तो टॉक्साइड्स वही बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैथोजन, जो मिमिक्री करेगा पैथोजन का बॉडी में जाकर। क्लियर है ना? तो बस इतना ही पढ़ना था हमें इस चैप्टर में। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। तो देखो चैप्टर खत्म हो गया, अब परेशान नहीं करोगे ना अगला वीडियो कब आएगा करके, काफी ज्यादा परेशान करते हो तुम लोग। अब देखो एक ही चैप्टर तो बचा है तुम्हारा, नेचुरल रिसोर्स शायद, है ना, तो उसे भी करवा दूंगा टाइम से पहले। मैंने दिसंबर का टारगेट लिया है ना, दिसंबर से पहले तुम्हारा ऑलरेडी हो जाएगा, तुम खुद सोचो, है ना। तो इतने देखो, एक तो डिटेल में पढ़ाते भी है ना, तो सही है, चलता है इतना। और एमसीक्यू भी करवा दूंगा टाइम से, टिश्यू का कर ही रहे हो तो। और एक चीज मैं देखता हूँ यार, 9th के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं शायद, क्योंकि देखो मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कितने बच्चों ने वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं। तो पढ़ाई तुम लोग करते ही नहीं हो, 9th वालों को लगता है कोई फिक्र ही नहीं है। तो कोई नहीं, अभी करो परेशान मुझे, है ना, बस सर वीडियो कब आएगा करके। किसी दिन मैं भी शुरू करूँगा तुम्हें परेशान करना, क्वेश्चंस लेके आऊँगा ऑनलाइन, बताओगे नहीं फिर बेइज्जती करूँगा ऑनलाइन सभी के सामने, है ना। यहाँ पढ़ाए थे वहाँ पढ़ाए थे, याद नहीं करते हो, इस टाइप से। तो सुनने के लिए फिर तैयार रहोगे तुम लोग भी, है ना। और तो कुछ बोलना नहीं है, चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ओवरऑल। एक बार रिवाइज करो, अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूँ
उसे रिवाइज करो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के लिए, किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, और भी बहुत सारे टिप्स देंगे, लेकिन अभी नहीं, दिसंबर के बाद ही सब कुछ। और हाँ, एक चीज़ और, एनसीईआरटी भी हम लोग एक बार करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत एडवांस पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी ही पढ़ना होता है, तो एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे टाइम से। उसके लिए मैं पीपीटी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा, मतलब लाइव, ऑनलाइन दैट मीन्स लाइव, एक्चुअली ऑनलाइन तो ये भी है ना, तो वो लाइव देखूंगा मैं उसे, कोशिश करूंगा, अगर इंटरनेट कनेक्शन जो कि अभी तो फिलहाल सही हो गया है मेरा, तो लाइव ही करेंगे उसे, ठीक है ना। तो उसके लिए वेट करो एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। और बाकी फर्स्ट सेकंड चैप्टर रिवाइज करते रहो, साथ साथ अब तो थर्ड चैप्टर भी है ना। तो चलो इसी के साथ चलते हैं अब, बाय बाय, टेक केयर, और इसे नोट कर लोगे, ओके।